इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने कवि विष्णु सक्सेना से। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम इनसे मिलिए। तपती हुई जमीन है, जलधार बांटता हूं, पतझड़ के रास्तों पर मैं बहार बांटता हूं। ये आग का है दरिया, जीना भी बहुत मुश्किल, नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूं। ये पंक्तियां हैं जाने माने कवि गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना की। डॉक्टर विष्णु सक्सेना इस वक्त विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार ममता जी। कैसा लग रहा है आपको आज विविध भारती के स्टूडियो में? और सुना है कि आकाशवाणी से आपका गहरा नाता रहा है। विविध भारती मैं पहली बार आया हूँ, वैसे आकाशवाणी से तो लगभग 86 से जुड़ा हुआ हूँ मैं जी। और आकाशवाणी का बड़ा रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में। अगर आकाशवाणी न होती तो आज मैं कभी भी नहीं होता और इतनी ऊंचाइयों पे भी नहीं होता। क्या बात है। लोगों ने मेरे को पहचानना शुरू कर दिया, मेरी आवाज़ पहचानना शुरू कर दी, वो आकाशवाणी की देन थी। अगर आकाशवाणी का एक माइक जिसके लिए लोग तरसते हैं जी। 2 बार तो मैं फेल हुआ हूँ इसके ऑडिशन में। उसके बाद फिर बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद फिर एक बार ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ। जी। ऑडिशन देने गए थे आप, मतलब अनाउंसर बनने के लिए? नहीं, अनाउंसर बनने के लिए नहीं गया था, मैं गया था गीत गाने के। अच्छा। लाइट म्यूजिक में। जी जी। तो सबसे पहले मैंने आकाशवाणी मथुरा को फेस किया। आकाशवाणी मथुरा हमारे अलीगढ़ और हाथरस के पास पड़ती थी, तो वहाँ के ऑडिशन में मैं गया सिलेक्शन। जी जी। तो 2 बार मैं फेल हो गया, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। अच्छा। तो मन भी टूट गया। जी। इस बीच फिर आकाशवाणी उदयपुर गया, मेरी पढ़ाई आगे की इंटर की बाद की पढ़ाई थी, वो मेडिकल कॉलेज की उदयपुर में हुई। तो उदयपुर में एक बार एनुअल फंक्शन था, उसमें आकाशवाणी को रिकॉर्डिंग करने के लिए बुलाया था। अच्छा। तो उस वक्त सिर्फ कॉलेज की तरफ से मुझे ही परफॉर्म करने के लिए बोला गया था। उस समय मैं कविताएं नहीं लिखता था, दूसरों की कविताओं को अपनी आवाज में पढ़ता था। अच्छा। उस समय आकाशवाणी के प्रोड्यूसर थे इकराम राजस्थानी साहब जी जी। और इंद्र प्रकाश श्रीमाली जी। ये दोनों ही उस रिकॉर्डिंग में आए थे। जब मैंने ये गीत सुनाया था तो बहुत प्रभावित हुए हो। हमें ये बताइए कि आपने कहा कि लाइट म्यूजिक का ऑडिशन देने गए थे, तो इसके मतलब सीखा है आपने संगीत? हाँ, मैंने सीखा भी है और मेरे खून में भी है। अच्छा। मेरे चाचा जी क्लासिकल संगीत के मास्टर आदमी थे जी। अब तो दिवंगत हो गए। तो बड़े बड़े यहाँ जो फिल्मी दुनिया में भी संगीतकार हैं या कलाकार हैं, वो उनके शिष्य रहे हैं। तो यूँ खून में है मेरे संगीत। तो ये आपने लाइट म्यूजिक सीखा और संगीत आपके रग रग में था, आपने कहा। तो अक्सर लोग जब संगीत सीखते हैं तो फिर संगीत की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। आप कवि कैसे बन गए? ममता जी, उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। बताइए ना। बहुत बड़ी कहानी है। मैं जब उदयपुर के कॉलेज में जब पढ़ता था तो फर्स्ट ईयर में जब एनुअल फंक्शन हुआ तो कॉलेज की तरफ से जितने आर्टिस्ट थे उन सब में मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जो अपनी सिंगल परफॉर्मेंस थी मेरी। जी। तो जो वहाँ के एक कल्चरल सेक्रेटरी थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ, आप जरा हारमोनियम पे संगत कर दीजिए। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैंने इसकी हारमोनियम पे संगत कर दी और ये मान लो बाय द वे बहुत अच्छा सिंगर हुआ तो मुझे बीट कर देगा और मेरी जो इतने दिन की तपस्या है 5 साल की तो नष्ट हो जाएगी। तो नहीं, मैं इतनी देर से हारमोनियम बजा रहा हूँ, मेरी उंगलियाँ थक गई हैं, मैं तो नहीं बजा पाऊंगा। तो मैंने कहा चलिए आप मत बजाएं, तो ये तबले वाला इसको कह दिए थोड़ा मेरी संगत कर दी, मैं बिना हारमोनियम के गा लूंगा। वो तबले वाला भी उन्हीं का आदमी था। तो उन्होंने कुछ इशारा किया होगा, तो उसने कहा जी पता नहीं आप कौन सी ताल में गाएंगे, और मैं तो बस कहरवा ही जानता हूँ जी। तो मैंने कहा भाई मेरा कहरवा में तो नहीं है। बोले आप वैसे ही गा लीजिए। तो उस दिन मुझे बड़ी कोफ्त हुई। मैंने बिना हारमोनियम तबले के फिर वो एक गीत सुनाया, एक फिल्मी गीत था। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। क्या बात है, याद है तो आप गा के सुनाए? हाँ, पहले कहानी सुना देता हूँ क्या हुआ। तो जब मैंने वो गीत सुनाया बिना उसके म्यूजिक के, सच बताता हूँ ममता जी, उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ ईश्वर का जी कि वो सारी उनकी म्यूजिक की परफॉर्मेंस एक तरफ थी, मेरा अकेला गीत अलग था। क्या बात है। और सारा पूरा हॉल जो था पूरा रो रहा था। उस दिन से मुझे लगा कि ये पैरासाइट बनना बेकार है। हम क्यों पैरासाइट बने कि हारमोनियम वाले के ऊपर, तबले वाले के ऊपर। इससे तो अच्छा अपना अपना अलग काम करें ना, इंडिविजुअल जी। किसी पे परजीवी बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक डायरी है, हमारी परफॉर्मेंस है जी। तो उस दिन से मेरा दिमाग
बदल गया। मैंने अब म्यूजिक की दुनिया में नहीं जाना, कलम की दुनिया में अब जाना। कलम की दुनिया में जाना है, यहाँ के हम ही शहंशाह होंगे केवल। क्या बात है। तो वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। चलिए। तो वो गीत था, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए। याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए। जिस्म मिलते हैं उन्हें लेकिन जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। क्या बात है। बड़ा भावुक सा ये पल कर दिया आपने, क्योंकि अभी मैंने अपनी माँ को खोया है। ओ, माहौल चूंकि बहुत जज्बाती और गमजदा हो रहा है, तो हम आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस गमों के दौर से। हमें बताइए कि जो आपने टर्निंग पॉइंट का जिक्र किया कि वो एक टर्निंग पॉइंट था, ये जो गीत कितने बड़े थे जब आपने पहली कविता रची थी? पहली कविता तो मैं 6ठी क्लास से लिखना शुरू कर दिया था मैंने, जब मैं 11 साल का होऊंगा। उस वक्त मैं छोटी छोटी कविताएं लिखता था, और मेरे दादाजी बहुत अच्छे गजलकार थे, बहुत अच्छे गीत भी लिखते थे, भजन भी लिखते थे। तो उनके जो दोस्त थे, उनके जब लेटर आते थे तो उन लेटर्स का जवाब जो है कविता में दिया करते थे वो, और उन कविताओं को लिखाया हमसे करते थे, क्योंकि हमारा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था। वहाँ से कविताओं के रदीफ, काफिये, तुकान, वजन वहाँ से सीखे। वो बोलते जाते थे, हम लिखते जाते थे। अच्छा। तो एक दिन हमारा भी मन हुआ कि हम भी लिखें ऐसी, तो हमने भी छोटी छोटी तुकबंदियां करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको बताया नहीं कभी हमने जी। एक हमारे शहर सिकंदराबाद में एक प्रेस थी जी, तो वहाँ से एक अखबार निकलता था, वीकली अखबार था, तो हम वहाँ अपनी कविता छपवाने के लिए जाते थे। वो संपादक बहुत शातिर था, वो विष्णु जी जरा बाइंडिंग कर दीजिए हमारे अखबार की, हमारी गिनती कर दीजिए, टाइपिंग कर दीजिए, कुछ बहुत काम कराता था 4 लाइन के लिए। कर लेते, छोटे थे, मेहनत करने का जज्बा होता है उस समय। एक दिन हम उस कागज को लेके जा रहे थे, तो हमारे दादाजी ने पकड़ लिया हमको, बोले क्या है विष्णु बाबू हाथ में? तो हमने डरते हुए कहा कि इसमें हमारी एक कविता है, हम जरा छपवाने जा रहे हैं अखबार में। अच्छा। तो उन्होंने पकड़ लिया हमको, उनको डांटा, बोले खबरदार जो आज के बाद किसी अखबार वाले के पास गए। अच्छा। हाँ, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करिए, अपने अंदर वो एनर्जी पैदा करिए, ऊर्जा पैदा करिए कि अखबार वाले आपके पास आए कि हमको आपकी कविता चाहिए। क्या बात है, वाह। फिर हम उनके पास कभी नहीं गए, और फिर लिखते रहे धीरे धीरे करके। फिर वो दूसरा वाला टर्निंग पॉइंट आया, फिर हमको लगा वो दादाजी सही कहा करते थे, कविता ही लिखनी चाहिए, संगीत में कुछ नहीं है। आपने डायरी में, नोटबुक के पन्नों पर लिखना शुरू किया और अपने अंतर्मन की बात आप कहने लगे। तो वो जो डायरी के पन्नों से आपकी कविताएं मंच तक कैसे पहुंची, वो क्या कहानी है? ये भी एक कहानी है जी। आदमी की जिंदगी में बहुत पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव पे एक न एक कहानी जुड़ जाती है। बिल्कुल। तो एक उदयपुर में एक मिस्टर उपेंद्र अणु थे, बागड़ी भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि थे, उनके बिना बागड़ी कवि सम्मेलन होता नहीं था जी। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई। उनको लगा कि विष्णु सक्सेना हिंदी की कविताएं लिखते हैं। तो एक दिन बागड़ी भाषा का कवि सम्मेलन हुआ, तो बोले विष्णु तुम चलो कवि सम्मेलन दिखाने चलते हैं आपको। मैं चलिए, तो हमको ले गए जी। वहां जाके जो संयोजक था उनसे उन्होंने कहा कि देखो ये एक कवि को लाया हूं मैं, इनको कविता पढ़वानी है आपको जी। अच्छा, वो कवि ऐसे थे कि जिनकी बात को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उस संयोजक ने कहा रे उपेंद्र भाई इनको क्यों ले आए आप जी, यहाँ वैसे ही 35 कवि हैं, कहाँ से एडजस्ट करूंगा, पैसा भी नहीं है। तो उसने कहा देख भाई तेरे और कवियों से भारी पड़े तो पैसा दे देना इसको, नहीं तो मैं अपने किराए से लाया हूँ, अपने किराए से वापस ले जाऊंगा जी जी। बोले अच्छा फिर ठीक है। उस समय बहुत कम पेमेंट होता था, 82 की बात है जी। तो कवि सम्मेलन हुआ, बोहरों की बस्ती थी वो, हमारी उर्दू अच्छी थी, हम अलीगढ़ के रहने वाले थे। तो हमने कविता पढ़ी, हमारी एक कविता बहुत सुपरहिट गई
जी। हाँ, फिर वंस मोर हुई। हाँ। हमने एक दूसरी कविता भी सुना दी है। जी। फिर वंस मोर हुई। अब हमारे पास तीसरी कविता थी नहीं। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा भाई अब हमारा गला थक गया है, बहुत मेहनत लगी है, हमारा पहला मंच है, इतनी हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए हम इतनी कविताएं सुनाएंगे। बहरहाल वो रात हमारे लिए बड़ी स्मरणीय थी। सुबह उन्होंने हमको शायद 25 रुपए दिए थे। वो लेके हमारी पहली कमाई थी वो 25 रुपए, आज भी हमारे पास रखी हुई है वो एक डायरी में। क्या बात है। तो वो हमारा पहला मंच था। वो कविता भी याद है क्या, उनमें से कोई एक कविता याद हाँ, है? एक कविता याद है। तो अगर हो सके तो सुनाए। कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां कहते सुनते ही हम सो गए। इसमें पहला हम है वो आई के लिए है, और जो दूसरा हमारा है वो वी के लिए है। कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां कहते सुनते ही हम खो गए। कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, नील नभ को सजाया तुम्हारे लिए, इंद्रधनु मांग लाया तुम्हारे लिए, भूल जाओ तिमिर में न तुम राह को, नेह दीपक जलाया तुम्हारे लिए। फूल की चाह थी शूल क्यों बो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए। उस समय जमाने की कविताएं बहुत आसान लिखा करते थे। सच कहा जाए तो आसान लिखना मुश्किल होता है और मुश्किल लिखना आसान होता है। ये मेरे बड़े कवि नीरज जी ने भी कहा है। जी, तो मैं आपकी आसान कविताएं और सुनना चाहूंगी, लेकिन पहले इस वक्त मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं की ओर से कि आप अलीगढ़ यानी हाथरस के रहने वाले हैं, वहाँ की सरजमी में अदब है, शिक्षा है, तो वो उस शहर से आपको क्या मिला? उस शहर से मुझे इज्जत मिली, उस शहर से मुझे मोहब्बत मिली, उस शहर से मुझे इंस्पिरेशन मिले। अपना शहर आपको इज्जत दे दे, इंस्पिरेशन दे दे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना सबसे ज़्यादा तिरस्कार अपना शहर ही देता है। तो मेरे शहर ने मुझे, मेरे दोस्तों ने बहुत इज्जत दी, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे कि विष्णु इससे और आगे बढ़िए, ये काम करिए। मेरे प्रेस के दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे काफी हाईलाइट किया। जी विष्णु जी, आप डॉक्टर हैं पेशे से, तो डॉक्टर और लेखन दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो व्यस्त जीवन में किस तरह से आप सामंजस्य बिठाते हैं? दोनों पेशे एक जैसे हैं, वहाँ भी दर्द का इलाज होता है, यहाँ भी दर्द का इलाज होता है। अच्छा। कोई यादगार किस्सा बताइए। आदमी जिंदगी भर वो काम करता है जो पिताजी कराना चाहते हैं जी। लेकिन जगत पिता कुछ और कराना चाहता है। जी जी। पिताजी की इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने, जो पढ़ाई की उम्र थी उसमें पढ़ाई की, डॉक्टर बन गए, लेकिन ईश्वर को हमें कवि बनाना था, तो कवि का अंकुर धीरे 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 पनपता गया और वो ऐसा वृक्ष बन गया कि वो पिताजी की इच्छा थी वो पीछे चली गई। जी। एक समय था कि मेरी क्लिनिक बहुत अच्छी चलती थी, मैं बहुत अच्छा चिकित्सक था, मैं गवर्नमेंट जॉब भी किया 3 साल मैंने जी। और राजस्थान में पहले उदयपुर था, फिर डूंगरपुर चला गया, फिर बांसवाड़ा, फिर भरतपुर भी रहा 5-6 महीने। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया कि ऐसा लगता था कि मैं शायद अपने मरीजों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अधिक से अधिक कवि सम्मेलनों में व्यस्त रहता था। जी। फिर मैंने क्लिनिक खोल लिया। जी। फिर कवि सम्मेलन चलते रहे। आज भी क्लिनिक मेरा बंद नहीं है, मेरा अटेंडेंट है वो मुझे क्लिनिक देखता है, और जब कवि सम्मेलन से फ्री होता हूँ तो क्लिनिक पे बैठता हूँ। मैं दोनों पेशों में मैंने अभी सामंजस्य बिठा रखा है, मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया अभी तक। जी, बहुत अच्छी बात है। जाने माने कवि विष्णु सक्सेना से ममता सिंह की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग था। इसी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस प्रोग्राम में हमें तकनीकी सहयोग मिला महेश वर्मा से और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इनसे मिलिए।